हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले अध्याय में कृषि क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने जाना था कि कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आज हम यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण के बारे में जानेंगे। देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप में जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल होता है उसको प्रसंस्कृत करके मूल्यवान उत्पाद में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि लुगदी से कागज तैयार होता है तो लुगदी का मूल्य कम होता है, और जब कागज बनकर तैयार होता है या कागज से जब कॉपी या बड़ी नोटबुक बनाई जाती है तो उसका मूल्य ज्यादा होता है। ऐसी कपास है, कपास से बना कपड़ा, यानी जब रुई होती है तो रुई का मूल्य कम होता है। और रुई से क्या होता है, रुई की धुनाई होती है, धुनाई के बाद उसे सूत काटा जाता है, सूत काटने के बाद जो धागा तैयार होता है, धागे से कपड़ा बनता है, और कपड़ा बनने के बाद उसकी रंगाई छपाई, और कपड़ा जब बनके तैयार हो जाता है तो कपड़े से भी तमाम तरह के उत्पाद तैयार होते हैं। जैसे शर्ट तैयार करना, पैंट तैयार करना, कोट बनाना, तमाम तरह के कपड़े बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में क्या हो रहा है, मूल्यवर्धन हो रहा है। यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाए हैं उसको जैसे जैसे हम अपडेट करते जाते हैं, जैसे जैसे उसका प्रक्रिया आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे मूल्यवर्धन होता जाता है। विनिर्माण से जुड़ा हुआ है उद्योग। देखिए, उद्योग जो है ये प्राथमिक सेक्टर से संबंधित भी है, द्वितीयक से भी संबंधित है और तृतीयक से भी संबंधित है। जब आर्थिक गतिविधियां एक लार्ज स्केल पर होती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं, तो वो उद्योग का रूप ले लेती हैं। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या फिर सेवाओं की व्यवस्था से है। यानी उद्योग केवल द्वितीय क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ नहीं है, उद्योग जो है प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ भी है। यानी मान लीजिए खनिज गतिविधियां हैं, लार्ज स्केल पर कहीं खनन हो रहा है, लार्ज स्केल पर कहीं कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल पर कहीं खनन कर रही है, कहीं खान का खनन कर रही है, तो वो भी एक उद्योग है। अब सेकेंडरी में अगर मान लीजिए कि हम उस खनन से, जैसे मान लीजिए हमने लौह अयस्क का खनन किया और लौह अयस्क का खनन करने के बाद उससे कोई लोहे या स्टील के उत्पाद बना रहे हैं, वो विनिर्माण में आ गया। अब तृतीयक में मान लीजिए हम जो लोहा हमने बन के तैयार हुआ है हमारा, उसको हम मार्केट में सेल कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बाजार में भेज रहे हैं। उसके लिए हमने जो भी अपना साधन वगैरह विकसित किए हैं वो सेवा सेक्टर में आ गए, तो सेवा सेक्टर भी एक उद्योग बन गया। तो उद्योग का संबंध केवल द्वितीय क्रियाकलाप से नहीं है, बल्कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों से ही है। क्योंकि उद्योग का मतलब ही है कि लार्ज स्केल की आर्थिक गतिविधियां। तो इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग जो है ये वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग जो है कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। और पर्यटन जो है यानी टूरिज्म जो है ये सेवा सेक्टर से संबंधित है। आगे यहां पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो उद्योगों का वर्गीकरण जो है कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर। देखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो है ये कृषि आधारित, खनिज आधारित या समुद्र आधारित या फिर वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में जो वनस्पति हैं या फिर जो जंतु आधारित उत्पाद हैं इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, खाद्य संसाधन होता है, वनस्पति तेल निर्माण है, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद है, या चमड़े के जो उद्योग हैं ये कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। क्योंकि चमड़ा भी तो जानवरों की चमड़ी से प्राप्त होता है, तो जानवर भी कृषि में आ जाते हैं। तो चर्म उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योगों का ही उदाहरण है। अब है खनिज आधारित उद्योग। देखिए, खनिज आधारित उद्योग जो है ये प्राथमिक उद्योग है। जैसे कि खनिज अयस्कों का निकालना, जमीन से जब निकाला जाता है तो खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में इसमें करते हैं, और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि लोहा उद्योग जो है वो उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहा जो है अन्य उद्योगों के लिए आधार प्रदान करता है। भाई, जो भी मशीनरी वगैरह बनती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है, स्टील की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए लोहा उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन उद्योगों के जो उत्पाद हैं ये अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। यानी अयस्क के हम लोहा तैयार कर रहे हैं, ये खनिज आधारित उद्योग का एक उदाहरण है। इसके बाद है समुद्र आधारित उद्योग। तो देखिए, समुद्र आधारित उद्योगों में सागरों और महासागरों से जो प्राप्त उत्पाद हैं, यानी कि जो समुद्री जीव जंतु हैं या फिर जो सागर महासागर से अन्य प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो इसमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योगों में जो वनों से प्राप्त लकड़ी इत्यादि है, वनों से प्राप्त अन्य उत्पाद हैं, उनका उपयोग करके हम प्रक्रिया करते हैं। तो ये जो है ये उद्योग जो है वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे लुगदी, तो लुगदी से कागज तैयार करना, औषध रसायन है,
फर्नीचर और भवन निर्माण ये वनों से संबंधित उद्योग हैं, क्योंकि इनकी लकड़ी जो है ये वन से ही आती है। अब है आकार के आधार पर उद्योग। देखिए, आकार के आधार पर उद्योग का जो तात्पर्य है उसमें निवेश की गई पूंजी की राशि यानी कितना इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, नियोजित लोगों की संख्या कितनी है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी उत्पादन की मात्रा कितनी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे आकार से इसका मतलब है, यानी आकार में हम क्या देखते हैं, आकार में तो देखते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ 200 करोड़ कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब चीजें देखते हैं, इससे आकार तय होता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। अब देखिए, लघु आकार के उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं। तो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। तो कुटीर या जो घरेलू उद्योग हैं ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। और कुटीर या घरेलू उद्योग में जो घर के ही लोग हैं, घर के सदस्य हैं, वही इसमें काम करते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता है। जैसे घर में ही चारों महिलाएं काम कर रही हैं, घर के बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे उद्योग जो कुटीर या फिर घरेलू उद्योग का उदाहरण है। जैसे कि टोकरी बुनाई है, मिट्टी के बर्तन का निर्माण है या फिर अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं हैं, ये कुटीर उद्योग का उदाहरण है। यहां पर ध्यान देना, कुटीर या घरेलू उद्योग भी जो है लघु उद्योग के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि लघु उद्योग भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुटीर या घरेलू उद्योग, और उसमें फिर लघु उद्योग भी आ जाएगा। इसके बाद है फिर बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग जो है ये बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जबकि इनकी तुलना में छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं इनमें कम पूंजी और उच्च लेवल की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता भी नहीं होती, यानी इनमें कम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक होता है और इसमें जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल होती है वो उच्च स्तरीय होती है। जैसे मान लीजिए, जो भी बड़े पैमाने का उद्योग है, स्टील का निर्माण है, तो स्टील संयंत्र में उच्च पैमाने की प्रौद्योगिकी इस्तेमाल होगी। स्टील से जो भी उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जो भी चीजें बनाई जाएंगी, जैसे स्टील से जो लोहे, जो आपके रेलगाड़ी की पटरियां हैं, रेलगाड़ी के इंजन इत्यादि के ढांचा बनाया जाएगा, तो उसके लिए हमें उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि रेशम बुनाई और जो खाद्य प्रक्रमण उद्योग हैं ये लघु पैमाने के उद्योग में आ जाते हैं। खाद्य प्रक्रमण का मतलब क्या है, जैसे हम दूध है, दूध की पैकेजिंग कर रहे हैं या फिर दूध के अन्य उत्पाद तैयार कर रहे हैं, ये लघु पैमाने के उद्योग हैं। जबकि ऑटोमोबाइल और जो भारी मशीन इत्यादि हैं ये बड़े पैमाने के उद्योग के उदाहरण हैं। अब देखिए, आगे यहां पर स्वामित्व के आधार पर उद्योग आ जाते हैं। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर या फिर राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र का मतलब ज्वाइंट सेक्टर, और सहकारी क्षेत्र का मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निजी क्षेत्र की। तो देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन का मतलब चलाने का अधिकार या तो एक व्यक्ति को होता है या फिर व्यक्तियों के समूह के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यह है कि ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथों में होता है, तो ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग या पब्लिक सेक्टर उद्योग कहा जाता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भेल है, गेल है, ओएनजीसी है, ये सभी क्या है, ये पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। अगला है संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर। देखिए, ज्वाइंट सेक्टर के उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों या फिर व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसी बहुत सारे उपक्रम हैं जहां पर सरकार ने उपक्रम की स्थापना करवा दी है, लेकिन चला बाहर के व्यक्ति रहे हैं, चला जो है प्राइवेट कंपनियां रही हैं, तो ऐसे उद्योगों को ज्वाइंट सेक्टर वाले उद्योग कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण बताया गया है कि मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद सहकारी क्षेत्र के उद्योग। देखिए, यहां पर बताया गया कि सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं इनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या फिर पूर्तिकारों, कामगारों या फिर दोनों के द्वारा होता है। यानी इसमें क्या है, सहकारी क्षेत्र में क्या है, दोनों शामिल होते हैं। एक तो जो आपके कच्चा माल उत्पन्न करने वाले लोग हैं और जो उन्हें प्रोसेस करने वाले लोग हैं, ये दोनों लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे उपक्रम जो है सहकारी क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं। जैसे आपका अमूल डेयरी, आपने सुना होगा अमूल, तो अमूल डेयरी जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर का उद्योग है। ऐसी सुधा डेयरी जो है ये भी सहकारी उपक्रम का ही उदाहरण है। यहां पर अब औद्योगिक तंत्र के बारे में बताया गया है। तो देखिए, औद्योगिक तंत्र में निवेश यानी कि इनपुट, प्रक्रम प्रोसेसिंग होती है और निर्गत में आउटपुट शामिल होते हैं। तो निवेश में इसमें कच्चा माल है, श्रम है, भूमि की लागत है, जल की उपलब्धता है, परिवहन है, विद्युत और जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कि कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। और निर्गत यानी आउटपुट जो है अंतिम उत्पाद या फिर इससे अर्जित आय या फिर इनकम होती है। जैसे आप लोग कपास का उदाहरण ले लीजिए, तो कपास के लिए यानी हम कपड़ा उद्योग का उदाहरण लेते हैं, तो कपड़ा उद्योग के लिए हमें कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए, कच्चे माल के रूप में हमें कपास चाहिए, भाई रुई चाहिए। तो रुई की जो बुनाई है, कताई है, उससे धागा तैयार करना, ये सब कच्चे माल के रूप में आ जाता है। अब प्रक्रम में क्या है, हमने जो धागा तैयार किया है यानी कि जो हमने
कॉटन का धागा तैयार किया, उस धागे को प्रोसेस करके हम कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये कपड़ा बनाना हमारा प्रोसेस हो गया। अंतिम उत्पाद में क्या है कि हमने कपड़े से क्या किया, शर्ट यानी कमीज इत्यादि है या फिर हमने पैंट इत्यादि सब तैयार किया, तो ये हमारा अंतिम उत्पाद हो गया। आगे यहां पर औद्योगिक प्रदेश के बारे में बताया गया है, इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बताया गया है। देखिए, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग जो हैं ये एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और ये अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं किसी इलाके में कोई फैक्ट्री लगाई जाती है। अब तो वहां पे फैक्ट्री लग गई, फैक्ट्री लगने के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने खनन उद्योग का उदाहरण लेते हैं। खनन उद्योग वहां पर हो रहा है कहीं किसी इलाके में, तो खनन उद्योग में एक तो कंपनी वहां खनन कर रही है, एक दूसरी कंपनी भी वहां पर आ जाती है जो कि वहां पर सर्विस देने का काम करती है, जो भी मशीनरी वगैरह वहां वर्क कर रही है उनको सर्विस देती है। एक तीसरी कंपनी भी आ जाती है जो कि अपनी गाड़ियां वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट सर्विस वगैरह वो प्रोवाइड कर रही है। एक चौथी कंपनी भी या चौथा वहां पर उपक्रम स्थापित हो जाता है, बैंकिंग तंत्र स्थापित हो जाता है जो कि इनकी जो लेन देन है उसको मैनेज कर रहा है। तो ये चारों के चारों जो उपक्रम है जो कि यहाँ पर पास पास में स्थित हो गए हैं, तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल रीजन तैयार कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपकी हल्की सी यहाँ पर जो हल्का सा क्रीम कलर वाला जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये आपका विश्व का औद्योगिक पट्टी है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो है अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र जो है उनके निकट स्थित होते हैं। भारत में भी अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे कि मुंबई पुणे समूह है, बेंगलोर है, तमिलनाडु रीजन है, हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ ये एक रीजन है, ये भी एक औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। यानी भारत में भी कई सारे औद्योगिक प्रदेश हैं, इंडस्ट्रियल एरिया हैं। अब देखिए, एक और प्रकार का उद्योग भी है, ये है आपका उभरता हुआ उद्योग। इसको सनराइज इंडस्ट्रीज या सनराइज उद्योग भी कहा जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सनराइज उद्योग कौन से उद्योग हैं। ये वो उद्योग होते हैं जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च ज्ञान का इस्तेमाल होता है। ऐसे उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। जैसे कि आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, स्वास्थ्य लाभ है, सत्कार और ज्ञान से संबंधित है, यानी हॉस्पिटैलिटी है, या फिर कोई नॉलेज एक्सचेंज करने का कोई उद्योग या उपक्रम है जिसमें आप किसी को ट्रेनिंग इत्यादि दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सनराइज उद्योग बोले जाते हैं। आगे यहाँ पर औद्योगिक विपदा के बारे में बताया गया है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में बताया गया है। कई बार ये होता है कि कुछ कुछ जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं वहां पर हादसे होना तो कॉमन बात है, लेकिन कई बार जो हादसे होते हैं ये बड़े पैमाने पर हो जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर होने वाले जो हादसे होते हैं ये एक विपदा का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे ही मानव इतिहास में कई ऐसे औद्योगिक विपदाएं हैं जिनका नाम टॉप 10 में रहता है। तो इसी में से एक है आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। 1989 का एक सरकारी आंकड़ा है, इसके अनुसार इसमें 35,598 लोग मारे गए थे, जबकि मीडिया के हवाले से खबर ये है कि इसमें लगभग 70-80 हज़ार या फिर लाख लोग मारे गए थे। और आप लोग जानते ही हैं कि सरकारी आंकड़े हमेशा कम दिखाए जाते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति बहुत ज़्यादा बीभत्स या फिर भयानक होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा था। ये बात है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। यहाँ पर एक संयंत्र था, ये संयंत्र था यूनियन कार्बाइड कंपनी का। ये संयंत्र जो था ये खेती बाड़ी के लिए कीटनाशी दवाएं तैयार करता था, यानी पेस्टिसाइड तैयार करता था। इस संयंत्र में रात के लगभग 12:30 बजे यानी मध्य रात्रि को, यहाँ पर 3 दिसंबर 1984 की रात है, यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कुछ अन्य गैस हैं, जिसमें एक सबसे विषैली गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको मिक या फिर MIC गैस भी कहा जाता है। इस गैस का रिसाव हुआ। इस गैस का रिसाव होने की वजह से, चूंकि जानते हैं आप लोग ये जो सीजन था, ये सर्दियों का सीजन था, और सर्दियों का सीजन होने की वजह से लोग जो थे अपने घरों में सो रहे थे। तो सोते सोते ही यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग अंधे हो गए। सोते सोते लोगों का दम घुटना स्टार्ट हो गया और लोगों की मृत्यु होना स्टार्ट हो गई। तो अब तक मानव इतिहास की सबसे बड़ी विपदा इसे माना जाता है। एक और यहाँ पर विपदा बताई गई है कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में एक गैस कूप में विस्फोट हुआ, जिसमें 42 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए और कई स्थानों से लगभग 64,000 लोगों को विस्थापित भी करना पड़ा, यानी उन्हें वहां से हटाना भी पड़ा। अब देखिए, यहाँ पर प्रमुख उद्योगों का वितरण बताया गया है कि कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ पर किस किस देश में ज़्यादा मात्रा में अवस्थित हैं। तो विश्व के जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं उसमें जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। हालांकि भारत में भी लोहा इस्पात उद्योग है
अन्य देशों में भी लोहा इस्पात उद्योग है, लेकिन यहाँ पर उन देशों के नाम बताए गए हैं जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग भारत या फिर अन्य किसी देश की मात्रा में काफ़ी बड़े पैमाने पर है, उन देशों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। वहीं वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग के मामले में भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। अपने मन से ये निकाल देना कि अन्य देशों में कपड़े नहीं बनते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन देशों का नाम लिया जा रहा है जहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, उन देशों का नाम यहाँ पे लिखा गया है। ये बिल्कुल मत सोचना कि भारत में यहाँ पे भारत का नाम नहीं है, तो इस्पात उद्योग में तो भारत में लोहा नहीं बनता है, भारत में लोहे का प्रक्रमण नहीं होता है, ऐसा मत सोचना। भारत में सब कुछ होता है। यहाँ पर उन देशों के नाम लिखे गए हैं जहाँ पर लार्ज स्केल पर ये सब चीजें हो रही हैं। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का जो मुख्य केंद्र है ये यूएसए का मध्यवर्ती कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी है और भारत में बेंगलुरु प्रदेश है, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, ये लोहा इस्पात उद्योग की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए यही उद्योग जो है एक आधारशिला प्रदान करता है, इसलिए इसे जो है एक पोषक उद्योग भी कहा जाता है। यानी इसके जो उत्पाद हैं ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पर श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा चाहिए, कोयला चाहिए और चूना पत्थर, ये सब कच्चे माल के रूप में इसमें सम्मिलित हैं। लोहा के इस्पात निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसमें कई सारे स्टेप शामिल होते हैं, कई सारे चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले जो लोहा का आता है, इन कच्चे माल के रूप में जो लोहा का आता है उसको कोयला यानी उसमें चूना पत्थर और कोयले के साथ उसको जो है झोंका भट्टियों में रखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले लोहा को यहाँ पे गलाया जाता है। गलाने के दौरान जो अशुद्धियां होती हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है और पिघला हुआ जो लोहा होता है उसको कहीं किसी सांचे में डालकर मनचाहा आकार उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है, प्रगलित का मतलब गलाया जाता है। इसके बाद इसको परिशोधित किया जाता है, यानी इसको जो शुद्ध किया जाता है, इसमें जो विशुद्धियां होती हैं उसको पृथक कर लिया जाता है और जो साफ साफ लोहा होता है उसको निकाल लिया जाता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया प्रगलित लोहा एक तरफ निकाला गया और जो धातुमल यानी गंदगी इत्यादि उसको अलग निकाला गया है और उसके बाद फिर उससे इस्पात तैयार होता है। यहां पर बताया गया है कि जो लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति है उस अवस्थिति को लेकर समय के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन आया वो यहाँ पे बताया गया है कि 1800 ईस्वी के पहले जो इस्पात उद्योग थे ये वहां पर स्थित थे जहां पर रॉ मटेरियल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। वहां पर लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए जाते थे। बाद में उद्योग उन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जो कि कोयला क्षेत्र के निकट थे या फिर नहरों और रेलवे के निकट थे। इन नहर और रेलवे होने से क्या था, नहर से उन्हें पानी भी मिल जाता था और रेलवे के जरिए वो अपने माल की ढुलाई भी कर सकते थे। 1950 के बाद जो लोहा इस्पात उद्योग है उसकी स्थापना के लिए थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये आए हैं कि अब यहाँ पर उद्योग की स्थापना लोहे को निर्यात करने के उद्देश्य से की गई है। तो इन्होंने क्या किया है, जो लोहा इस्पात उद्योग है वो समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि का जो विशाल क्षेत्र है यहाँ पर स्थापित किए हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोहा इस्पात उद्योग की जो परिवर्तनशील अवस्थिति है वो कैसे कैसे यहाँ पे बदली है। भारत में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्रों में छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो भिलाई और दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर और उड़ीसा में राउरकेला ये फेमस हैं। अन्य केंद्रों की बात करें तो अन्य में भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है। ये अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर भारत के पहले इस्पात कारखाने के बारे में बात की गई है। 1947 से पहले भारत में केवल यही एक इस्पात का कारखाना था जिसका नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड था, जिसको शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने करवाई थी और यह एक निजी स्वामित्व का कारखाना था। देखिए, वर्तमान में झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप एक जगह है साकची, क्योंकि उस समय छोटा सा एक गांव हुआ करता था। तो वहां पर 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी और बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर नाम इसका रखा गया। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, 1907 से पहले अपने भारत में औद्योगिक स्तर का इस्पात का प्रोडक्शन नहीं होता था। यानी हमारे यहाँ हमारी जो घरेलू भट्टियां हैं वो घरेलू स्तर का ही उत्पादन करती थी। 1907 से पहले जब हमारे देश में अंग्रेज भारत में आए हैं, अंग्रेजों ने जो भी इंडस्ट्री स्थापित की है, जो भी हमारे यहाँ कंपनी या मिल स्थापित की हैं, उनके लिए जो भी लोहा या इस्पात चाहिए था वो उन्होंने ब्रिटेन से ही आयात किया। तो 1907 में हमारे देश में पहली बार औद्योगिक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। यहाँ पर साकची को जो है कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। पहली बात यह थी कि यह स्थान जो है बंगाल नागपुर रेल मार्ग के समीप था, यानी कि यहाँ पर बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके अलावा यह स्थान लौह, कोयला और मैग्नी निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। यानी कोलकाता उस समय एक बड़ा बाजार हुआ करता था, तो कोलकाता के निकट भी स्थान पड़ रहा था।
इसके अलावा टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, झरिया जो है झारखंड में ही पड़ता है, तो झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, और ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। इसी वजह से इसकी जो अवस्थिति थी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त थी। और इसको जो जल है, जल के लिए यहाँ पर खरकई और स्वर्णरेखा नदियाँ थी, इनसे इसको पर्याप्त जल की आपूर्ति भी होती थी। इसी वजह से यह स्थान यहाँ पर कारखाना स्थापित करने के लिए चुना गया था। अब यहाँ पर पिट्सबर्ग की बात की गई है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पिट्सबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग ये दो अलग अलग शहर हैं। पिट्सबर्ग जो है यूएसए का एक शहर है, नहीं, पिट्सबर्ग जो है यूएसए के पेनिसिल्वेनिया राज्य में स्थित एक शहर है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये रसिया का एक शहर है। तो कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे पिट्सबर्ग को सेंट पीटर्सबर्ग समझ लेते हैं, तो आपको ये समझने की भूल नहीं करनी है। तो पिट्सबर्ग में भी लौह इस्पात उद्योग काफी ज्यादा फला फूला है। कच्चा माल जैसे कि कोयला है, जो कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि जो लौह अयस्क है ये मिनेसोटा की जो लोहे की खान है वहां से प्राप्त होता है, जो कि पिट्सबर्ग से लगभग 1500 मीटर की दूरी पर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच में जो नौ परिवहन है ये सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेट लेक्स है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है इसका सबसे अच्छा साधन है, और ग्रेट लेक्स जलमार्ग के जरिए कम लागत में लौह अयस्क यहाँ तक पहुंच जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ग्रेट लेक्स जो है 5 लेक्स का समूह है। तो ग्रेट लेक्स में सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी शामिल हैं। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी सबसे बड़ी, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, और अन्य झीलों की तुलना में इसका उच्च ऊर्ध्व प्रभाव पर स्थित है, यानी हाई स्ट्रीम पर है, ऊंचाई पर है ये। तो सुपीरियर झील जो है न केवल इन 5 झीलों में सबसे बड़ी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क जो है रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगाहेला और एल्गनी नदियों से यहाँ पर पर्याप्त जल प्राप्त होता है। तो ऐसे करके यहाँ पर पिट्सबर्ग का जो इस्पात उद्योग है वो फल फूल रहा है। सूती वस्त्र उद्योग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, और भारत जो है प्राचीन काल से ही कपड़ों के निर्माण में अग्रणी रहा है। तो कपड़े के निर्माण के लिए सबसे जरूरी जो कच्चा माल होता है वो होता है रेशा, जिससे कि कपड़ा तैयार किया जाता है। और रेशे जो हैं ये प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशों में ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट शामिल हैं, जबकि मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल हैं। 18वीं सदी तक, जिस समय औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई है, उस समय तक सूती वस्त्र जो है ये हस्तकताई तकनीकों के जरिए या फिर हथकरघों से ही बनाया जाता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई है उसके बाद क्या है, पावर लूम का आविष्कार हुआ है। पावर लूम मतलब कपड़ा बुनने की, तैयार करने की जो मशीन है उनका आविष्कार हुआ है। तो ऐसे करके सूती वस्त्र के निर्माण में तेजी आई है। आज अगर वर्तमान में बात करें तो आज भारत, चीन, जापान, यूएसए ये सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में, यानी हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पहले हमारे देश में जो कपड़े का काम है काफी ज्यादा फेमस था। यानी हमारे यहाँ वस्त्रों का एक बहुत बड़ा विशाल बाजार हुआ करता था। जैसे ढाका का मलमल है, मसूलीपट्टनम का छींट है, कालीकट का कैलिको है, बुरहानपुर, सूरत और बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले जो सूती वस्त्र हैं ये गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए काफी ज्यादा विश्वविख्यात थे। इन दुनिया भर के व्यापारी इनको लेने के लिए भारत के मार्केट में आते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि हमारे यहाँ का जो सूती वस्त्र था ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता था। कॉस्टली का मतलब ये, क्योंकि ये हाथ से तैयार किया जाता था, और जब विदेशों के व्यापारी यानी यूरोपीय देशों के व्यापारी इस वस्त्र को भारत से ले जाकर अपने देश में ले जाकर बेचते थे, तो ऐसे लाने ले जाने में भी टाइम लगता था। तो ऐसे करके इसका जो मूल्य था यूरोप के बाजारों तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा हो जाता था। लेकिन जब 18वीं सदी में आप देखेंगे, 18वीं सदी के मध्य में जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ है, यानी मशीनरी का विकास हुआ है, जब बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए हैं, तो कारखानों में जो कपड़ा बनता था उसका मूल्य हाथ से बने कपड़े की तुलना में काफी ज्यादा कम था। अब चूंकि हाथ से बना जो कपड़ा है उसकी फिनिशिंग और जो मशीनों पे बना कपड़ा उसकी फिनिशिंग, उसमें अंतर होगा ही होगा। मशीनों का कपड़ा सस्ता भी था, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी थी। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि भारतीय कपड़ा जो है विदेशी मार्केट में जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई उसके बाद पिटने लगा है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। लेकिन हाथ से बने होने की वजह से सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा था और बनने में अधिक समय लगता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग जो है ये पश्चिम के वस्त्र मिलों से, यानी कपड़ा की मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका है। उसके बाद इसमें लगातार पतन होता चला गया है। देश में अगर हम बात करें तो देश में पहली बार वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलिस्टर में स्थापित किया गया था। लेकिन ये यहाँ पे चल नहीं पाया, कुछ समय के बाद ये कारखाना बंद हो गया। भारत में पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो है ये मुंबई में 1854 ईस्वी में कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये दोनों तिथियां पूछी जाती हैं।
पहली तो पूछी जाएगी कि भारत में पहला वस्त्र उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप बता देंगे कोलकाता में। जब ये पूछा जाए कि भारत में पहली सफल कपड़े की मिल कहाँ पे लगाई गई, यानी पहली ऐसी मिल जो कि सक्सेसफुल हुई, ये 1854 में मुंबई में लगाई गई। और लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? कावसजी डाबर। मुंबई में क्यों लगाई गई? मुंबई में लगाने का रीजन ये था कि मुंबई की जो जलवायु थी कॉन्स्ट थी, यानी गर्म थी, आर्द्र जलवायु थी। और यहाँ पर महाराष्ट्र में, गुजरात रीजन में यहाँ से श्रमिक भी यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इसकी वजह से कपड़ा उद्योग का यहाँ पे विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। प्रारंभ में ये उद्योग जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य तक सीमित रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल आर्द्र जलवायु थी। इसके अलावा यहाँ की काली मिट्टी भी थी, और यहाँ पर पत्तन होने की वजह से मशीन इत्यादि का आयात भी यहाँ पर आसानी से किया जा सकता था। इसी वजह से स्टार्टिंग में उद्योग की आधारशिला यहीं पे पड़ी है। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में ये उद्योग भारत के विभिन्न भागों में, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत, या फिर कुछ जो अन्य जगह हैं, अन्य जिले हैं, वहां पर ये फैल गया है। अहमदाबाद की बात करें तो देखिए, अहमदाबाद जो है ये गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है, और 1859 में यहां पर पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। अहमदाबाद जल्दी ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। देखिए, मैनचेस्टर जो है यूके का एक शहर है जो कि वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से अहमदाबाद में जब बहुत ज्यादा कपड़े का उत्पादन होने लगा तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग क्यों फला फूला, उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है कि अहमदाबाद जो था वो कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के निकट था, इसलिए यहाँ पर कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध था। इसके अलावा यहाँ पर श्रमिक इत्यादि जो है, चूंकि मुंबई और उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य हुआ करते थे, तो श्रमिक वगैरह भी यहाँ पर आसानी से मिल जाते थे। इसके अलावा पत्तन वगैरह भी यहाँ पास पास पड़ते थे, जिससे कि मशीन वगैरह का आयात भी आसानी से कर सकते थे, और जो भी कपड़ा बनकर तैयार होता था उसको आसानी से विदेशी बाजारों में भेज भी सकते थे। इस वजह से यहाँ पर जो है उपयुक्त स्थिति थी। एक अगला केंद्र है ओसाका। तो ओसाका जो है ये जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, और इसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए, ओसाका की खास बात यह है, जापान की एक खास बात यह है कि जापान में कपास का उत्पादन नहीं होता है। जापान का ये कपड़ा उत्पादन जो केंद्र है ये पूरी तरह से आयात किए गए कपास पर निर्भर है, यानी कि ये कपड़ा उत्पादन के लिए जो है कपास का आयात करते हैं, और आयात जो है मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात किया जाता था। ओसाका के चारों ओर का जो विस्तृत मैदान है इस सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यहाँ पर योडो नदी जो है ये मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। यहाँ पर जो पत्तन की अवस्थिति है ये कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों को निर्यात करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यहाँ का जो वस्त्र उद्योग है ये पूरी तरह से आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है, यानी जापान में कपास का उत्पादन नहीं होता है। जापान कपास का जो आयात है ये भारत, मिस्र, चीन, यूएसए जैसे देशों से करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।